दूसरों को माफ करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है खुद को माफ कर देना। और इसी बात की वजह से बहुत से लोग सालों तक एक ही बोझ को अपने कंधों पर उठाए रखते हैं और वो सोचते रहते हैं, काश मैंने कुछ और कर लिया होता, काश मुझे पहले समझ आ गया होता, या सब कुछ मेरी वजह से हुआ। और धीरे धीरे वो उस घटना से कम और खुद से ज्यादा लड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, जिसे आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझ रहे हैं, क्या सच में उसमें आपकी गलती थी? और अगर नहीं थी तो फिर आप किस बात की सजा खुद को दे रहे हो? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि खुद को माफ करना इतना मुश्किल क्यों लगता है, क्यों हम बार बार खुद को दोष देने लगते हैं, और कैसे इस बोझ से हम आजाद हो सकते हैं जो शुरू से कभी हमारी थी ही नहीं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर कोबिता राय, और अगर आप भी किसी पुराने बात को लेकर खुद को दोष देते हो और ये समझते हो कि काश मैंने कुछ और कर लिया होता, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक औरत थी, वो लगातार 3 दिनों से आईसीयू के बाहर बैठी हुई थी। उनके किसी रिलेटिव को आईसीयू में एडमिट किया गया था। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे, मेडिसिन टाइम पर दी जा रही थी। उनके परिवार के लोग भी वहां थे और वो खुद दिन रात सब कुछ संभाल रही थी। हर फोन कॉल, हर रिपोर्ट, हर डिटेल्स, वो सब कुछ संभाल रही थी। जितना वो संभाल सकती थी, जितना उनके बस में था, जितना उनके कंट्रोल में था, उन्होंने सब किया। लेकिन एक दिन डॉक्टर्स आके उन्हें बोलते हैं कि वो नहीं रहे। अब इस बात को कई महीने बीत चुके थे, लेकिन वो औरत वही अटक गई थी। परिवार के लोग आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उनके मन ने एक दोषी ढूंढ लिया था, खुद को। वो हर दिन बस यही सोचती रहती थी, काश मुझे पहले समझ आ गया होता, काश मैं किसी और हॉस्पिटल में लेके चली गई होती, काश मैंने कुछ और कर लिया होता। और हर रात वो अंदर ही अंदर एक कोर्ट रूम चलाती है, जहां वो खुद जज होती है, खुद ही मुजरिम होती है और खुद ही सजा भी सुनाती है। और फिर वो अपनी लाइफ बिल्कुल ऐसे ही जीने लगी थी। वो खुद को ही दोष देती और फिर मायूस होकर बैठ जाती थी, जैसे वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गई हो। एक दिन उनकी दोस्त उनसे मिलने आई, लेकिन उनकी हालत देखकर दोस्त को बहुत ज्यादा टेंशन हो गया। फिर दोस्त ने उनसे पूछा, मैं उससे कुछ पूछूंगी, बिल्कुल सच बताना। फिर उसने कहा, ठीक है पूछो। दोस्त ने पूछा, उन दिनों में जितना तेरे से हो सकता था, जितना तुम अच्छा कर सकती थी, क्या उतना तुमने किया था? उसने बोला, हाँ। क्या देखभाल में कोई कमी छोड़ी थी? उसने कहा, नहीं। क्या परवाह करना कम कर दिया था? उसने कहा, नहीं। क्या जानबूझकर कोई गलत फैसला लिया था? उसने कहा, नहीं। फिर उनकी दोस्त ने उनसे बोला कि तू किस बात की सजा खुद को दे रही है? और उस पल एक बहुत अच्छी बात सामने आ गई कि वो अपने एक्शंस के लिए खुद को सजा नहीं दे रही थी, वो उस नतीजे के लिए खुद को सजा दे रही थी जो उनके कंट्रोल में था ही नहीं। और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग फंस जाते हैं। वो ऐसी चीजों के लिए खुद को ब्लेम करते हैं जिनका कंट्रोल उनके पास होता ही नहीं है। और यही से सेल्फ ब्लेमिंग यानी खुद को दोष देना शुरू हो जाता है। क्योंकि खुद को दोष देने की जो हमारी प्रक्रिया है, वो एक ही बार में नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है। जैसे हमारा मन कुछ कदम लेते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं, और हर स्टेप के साथ खुद को दोषी मानता चला जाता है। अब हम मन के इन स्टेप्स को देखते हैं। पहले स्टेप में आता है हाइंडसाइट बायस। इस स्टेप में मन कहता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, बहुत ज्यादा ऑब्वियस था, मुझे ही नहीं दिखा। जैसे रिलेशनशिप खराब होने के बाद हम ये सोचने लगते हैं कि रेड फ्लैग्स तो पहले से ही दिख रहे थे। एग्जाम खराब होने के बाद हम सोचने लगते हैं कि मुझे पता था ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन सच ये है कि उस वक्त आपको भविष्य नहीं दिख रहा था। आप उस वक्त में जितना कर सकते थे, जितना आपको दिख सकता था, आपने वही देखा और उस हिसाब से एक्ट किया। लेकिन मन ये मान लेता है कि ये बहुत ऑब्वियस था, मुझे ही नहीं दिखा। फिर आता है स्टेप 2, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। इस स्टेप में माइंड एक ऑल्टरनेट कहानी बनाता है। अगर मैंने पढ़ लिया होता, अगर मैंने उस दिन फोन कर लिया होता, अगर मैंने उसे रोक लिया होता। एक ऐसी कहानी जहां सब कुछ ठीक होता, जहां सब कुछ बच जाता।
और फिर वो अपनी काल्पनिक कहानी को अपनी असली जिंदगी के साथ तुलना करता है और हर बार असली जिंदगी हार जाती है। फिर आता है स्टेप 3, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इस स्टेप में आके माइंड हमसे कहता है कि अगर मैं एक अलग नतीजा इमेजिन कर सकता हूँ तो मैं उसे रोक भी सकता था। और इस पॉइंट पर आके हम अपनी कंट्रोल को उसकी सीमा से ज्यादा बड़ा बना देते हैं। जैसे एक रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं, एक बीमारी में डॉक्टर्स, मेडिसिन, हवा, शरीर, समय भी होता है। एक करियर में मेहनत के साथ साथ परिस्थितियां भी होती है। लेकिन मन इन सब चीजों को इग्नोर करता है। वो सिर्फ ये समझता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में था, मैं नहीं संभाल पाया। फिर आता है स्टेप 4, पर्सनलाइजेशन। इस स्टेप में माइंड पूछता है किसकी गलती थी, और खुद ही जवाब देता है मेरी। रिलेशनशिप टूट गया, मेरी गलती। बच्चा गलत फैसला ले बैठा, मेरी गलती। किसी ने धोखा दे दिया, मेरी गलती, मुझे ये समझना चाहिए था। कोई अपना दर्द में है, मेरी गलती। और फिर ये चारों स्टेप्स मिलकर एक नतीजा पैदा करती हैं। वो नतीजा होता है सेल्फ ब्लेम, यानी खुद को दोष देना। और जब खुद को दोष देना आपकी आदत बन जाती है तो ये दर्द सिर्फ घटना का नहीं रहता, उस दर्द का एक हिस्सा खुद के खिलाफ चल रही लड़ाई का भी होता है। और इसी वजह से कुछ लोग सालों बाद भी उस घटना से या फिर उस दिन से नहीं लड़ रहे होते, वो खुद के साथ लड़ रहे होते हैं। साइकोलॉजी में भी ये देखा गया है कि लोगों के लिए अक्सर खुद को माफ करना दूसरों को माफ करने से ज्यादा मुश्किल है। और लगातार सेल्फ ब्लेम डिप्रेशन के साथ भी जुड़ा हुआ पाया गया है, क्योंकि कोई भी दर्दनाक घटना एक बार होती है, लेकिन सेल्फ ब्लेम उसे बार बार जीवित करता रहता है, हर रिग्रेट के साथ, हर याद के साथ, हर काश के साथ। लेकिन यहाँ एक सवाल बाकी है, मन बार बार हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लाने की कोशिश क्यों करता है? और यही पे वेदांत एक बहुत गहरी बात सामने रखता है। साइकोलॉजी बताती है मन क्या करता है, वेदांत पूछता है मन ऐसा क्यों करता है। वेदांत कहता है कि हमारे बहुत से दुखों के पीछे एक छुपा हुआ भाव है, कर्तृत्व, यानी कर्ता होने का भाव। ये मान लेना कि हर नतीजे के पीछे मैं हूं, हर जीत मेरी, हर हार मेरी, हर असफलता मेरी, हर सफलता मेरी, हर दर्द की वजह मैं। भगवत गीता में भी ऐसा ही कुछ कहा गया है। भगवत गीता 3.27 में श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है वो अनेक कारणों, गुणों और परिस्थितियों के साथ मिलकर घट रहा है। लेकिन अहंकार के चलते मन सिर्फ खुद को कर्ता मान लेता है। मन कहता है मैं ही करता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ अहंकार का मतलब घमंड नहीं है, यहाँ अहंकार का मतलब है हर कहानी की पूरी ओनरशिप ले लेना, हर नतीजे को अपनी पूरी कहानी बना देना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? वो क्यों कहते हैं कि मैं ही करता हूं एक भ्रम है? इसका जवाब वो भगवत गीता के 18.14 में देते हैं। वहां वो कहते हैं कि किसी भी कर्म और उसके नतीजे के पीछे एक कारण नहीं होता, 5 कारण होते हैं। पहला है अधिष्ठाना, यानी बॉडी या फिर प्लेस या वो जगह जहां कर्म हो रहा है। दूसरा है कर्ता, यानी वो व्यक्ति खुद, आपकी सोल, जो फैसला ले रहा है, जो कर्म कर रहा है। तीसरा है कारणा, यानी आपका साधन, आपके सेंसेस, आपके रिसोर्सेस, आपकी क्षमता, आपके टूल्स। चौथा है चेष्टा, यानी आपकी प्रयास, आपकी मेहनत, आपकी कोशिश। और पांचवा है दैवम, यानी वो तत्व जो आपके कंट्रोल से बाहर है। समय, परिस्थितियां, घटनाएं, दूसरे लोगों के फैसले, वो सब कुछ जो आपके कंट्रोल, आपके नियंत्रण से बाहर है। इसे आप गॉड्स प्लान या फिर भगवान की मर्जी भी समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि कोई भी नतीजे के पीछे 5 कारण होते हैं। लेकिन जब भी कुछ बुरा होता है, हमारा मन उन चारों को भूलकर सिर्फ एक के ऊपर सारा बोझ लेके आता है, खुद पर। रिलेशनशिप टूट गया तो मन कहता है मेरी गलती है। लेकिन क्या उसमें सिर्फ आप थे, या उसमें उस दूसरे व्यक्ति के फैसले भी थे, परिस्थितियां भी थी, समय भी था, और ऐसे कई तत्व थे जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था।
कोई अपना अगर बीमार पड़ता है तो क्या उसमें सिर्फ आप हैं, या वो व्यक्ति है, डॉक्टर्स हैं, आपके रिसोर्सेस, समय, सब कुछ है, और ऐसे कई चीजें जो आपके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जब भी कुछ गलत होता है, मन उन सब को भूलकर सिर्फ अपने ऊपर सारा बोझ लेके आता है और कहने लगता है कि सब मेरी गलती है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। समस्या ये नहीं थी कि आपने कुछ गलत किया, समस्या ये थी कि 5 कारणों का बोझ आपने अकेले ने लेना शुरू कर दिया था। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। एक आदमी था, उसे एक बर्तन दिया गया और उसे कहा गया कि उसमें चावल भरते रहो। वो आदमी उसमें चावल भरता रहा। थोड़ी देर बाद बर्तन फुल हो गया, भर गया। फिर भी उसे कहा गया कि और डालो, वो और डालता रहा। फिर चावल जमीन पर गिरने लगे। अब सवाल ये है, क्या इसमें बर्तन की गलती है, या फिर ये माना जाए कि बर्तन की भी एक सीमा है, वो उससे ज्यादा नहीं ले सकता। उसी तरह हम सब की भी एक सीमा होती है, हमारी समझ की, हमारे अनुभव की, हमारे कंट्रोल की। उस वक्त हम जितना देख सकते थे उतना ही देख पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन सालों बाद भी हम खुद को उस बात की सजा देते हैं कि हम अपनी सीमा से ज्यादा क्यों नहीं देख पाए। वेदांत कहता है कि हमारे दुख का एक कारण ये भी है कि हम कर्म और उसके फल को मिला देते हैं। हम अपनी कोशिश करते हैं और उसके बाद उसके नतीजे पर अपनी ओनरशिप समझ लेते हैं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी कोशिश थी, पूरा नतीजा नहीं। आपकी जिम्मेदारी नियत थी, पूरा संसार नहीं। आपकी जिम्मेदारी कर्म था, हर परिणाम नहीं। और यही से सेल्फ फॉरगिवनेस की शुरुआत होती है, खुद को माफ करने की शुरुआत। ये साबित करके नहीं कि आप निर्दोष हो, बल्कि ये समझ के कि आप भी एक इंसान हो और उस पल में, उस वक्त में आपने वही किया जो आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपकी समझ के हिसाब से आप कर सकते थे। एक बात सोचिए, अगर हम आज एक बाल्टी में पानी भर लेते हैं और उसको कई दिनों तक ऐसे ही रख देते हैं, तो कुछ दिन बाद वो पानी खराब होने लगता है। फिर हम क्या करते हैं, वो पानी फेंक देते हैं, बाल्टी को साफ कर लेते हैं और दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं, क्योंकि यह समस्या पानी की थी, बाल्टी की नहीं। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो हम खुद को भी रिजेक्ट करने लगते हैं। हो सकता है कि सीखने की जरूरत थी, सुधार की जरूरत थी, समझ की जरूरत थी, लेकिन खुद को सालों तक सजा देने की जरूरत नहीं थी। और हो सकता है इस पल में आपके कंधों से थोड़ा सा बोझ कम लग रहा हो, क्योंकि कभी कभी आपको खुद को माफ करने की जरूरत नहीं होती। आपको बस इतना समझना होता है कि जो बोझ आप सालों से उठाए रखे हो, उसमें से एक हिस्सा आपका कभी था ही नहीं। और जब ये बात समझ आती है तो सेल्फ फॉरगिवनेस सिर्फ एक टेक्निक नहीं रहती, वो एक प्राकृतिक परिणाम बन जाती है। क्योंकि जब झूठी ओनरशिप छूट जाती है, तब अनावश्यक दोष भी छूटने लगता है और यही से खुद को माफ करना आसान लगने लगता है। ये समझने से कि आप पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा थे, पूरे कर्ता नहीं। और हो सकता है आज बहुत दिनों के बाद आप खुद को एक दोषी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में देख पाओगे। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी समझ, अपनी परिस्थिति, अपनी सीमाओं के साथ वो सब कुछ किया था जितना वो कर सकता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। और आपके जो भी विचार है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।